गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 15 पन्ना का त्याग कहानी के रूप में है। त्याग यानी बलिदान। पन्ना ने किस प्रकार अपने राज्य के लिए बलिदान देकर राज्य की रक्षा की, उसे एक कहानी के रूप में ये पिरोया गया है। इसका हम अध्ययन करेंगे। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही है। अर्थात जीजी का ध्यान किसी पुस्तक पढ़ने में था। खूबीलाल बोला संबोधित करते हुए, जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी? हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का भी पता नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अच्छा, क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो बै से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बूंदेले हर बोलो के मुंह। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना, कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया। हल्ला यानी शोरगुल। और कहा पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी की कुछ पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आया? जीजी ने हंसकर कहा। खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। पन्ना धाय? हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना। पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वे रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक धाय माँ थी। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी खूबी, स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा से। जो पन्ना धाय ने त्याग किया, स्वेच्छा से किया, अर्थात अपनी इच्छा से किया, अपने राज्य के लिए किया। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त यानी मृत्यु को प्राप्त होना, निधन हो जाना। तो उनका जो बड़ा बेटा था भोजराज, उनका निधन हो गया था। और दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। दोनों समान आयु के थे, हम उम्र थे। चंदन और उदय सिंह साथ साथ खेला करते थे। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, अर्थात सिंहासन पर बिठाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। षड्यंत्र कहते हैं साजिश, चाल।
तो वो राज सिंहासन पर कब्जा करने के लिए साजिशें कर रहा था। कौन? बनवीर, दासी पुत्र बनवीर। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था, अर्थात महल के राज्य के जितने भी कर्मचारी थे महत्वपूर्ण, उनको साजिश से उसने अपनी तरफ मिला लिया, लोभ या लालच देकर के। और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। घात लगाना, मौके की ताक में, अवसर की ताक में रहना कि कब अवसर मिले और राजगद्दी छीन ली जाए या राजगद्दी पर काबिज हो जाए। तो उसकी नज़र चित्तौड़ के राज सिंहासन पर थी। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हो, पथभ्रष्ट यानी कर्तव्य विमुख हो जाना, अपने कर्तव्य का पालन न करना, उसे बोलते हैं पथभ्रष्ट। तो जो कर्मचारी थे वो अपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे थे और बनवीर की तरफ मिल गए थे। और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां क्या परिणाम हुए होंगे। अर्थात जो राजकुमार था वो छोटा था, बच्चा था, उसे राजनीति की कुटिल चालों से कोई वास्ता नहीं था, न उसे कोई पहचान थी। वो पूरी तरह से उनसे अनभिज्ञ था, यानी कि उसे स्थिति का ज्ञान नहीं था। वहां क्या परिणाम हुए होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। स्तब्ध यानी भौचक्का होकर के, आश्चर्यचकित होकर बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी। जी, कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली थी। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया था और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई थी। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वे दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा, अर्थात सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता उसका साफ हो जाएगा। निष्कंटक यानी बिना कांटों का, अर्थात बाधा रहित। अब जो बाधा, अंतिम बाधा है, वो भी उसकी समाप्त हो जाएगी। उसने ये योजना बहुत सुंदर बनाई थी कि मैं नाच उत्सव में सारी जनता का ध्यान भटका करके राजकुमार की हत्या कर दूंगा। तो उसने ऐसा सोचा। विक्रम सिंह तो उस धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नाधाय ढाल बनकर छाई हुई थी। अर्थात उदय सिंह के पास हमेशा हर समय पन्नाधाय रहती थी और उनकी नज़र बचा करके उदय सिंह का अहित करना बड़ा ही मुश्किल काम था। तो ढाल बनकर छाने का अर्थ है साये की तरह रक्षा करना। इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका, वो अपनी चाल में उसे नहीं ले सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नाधाय है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नाधाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है। तो पन्नाधाय को भी थोड़ा थोड़ा पूर्वाभास हो गया कि ऐसा कुछ हो सकता है, नाच रंग के आयोजन के बीच राजकुमार की जान को खतरा हो सकता है, यह हत्याकांड कर सकता है। तो उन्हें पहले से ही अंदेशा था, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जी? बनवीर के आदमी सब और चौकसी पर थे। चौकसी यानी रखवाली। बनवीर ने अपने आदमी राज्य में चारों तरफ फैला रखे थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। निरापद यानी सुरक्षित, क्योंकि बनवीर के आदमियों की नज़र में बाहर जैसे निकलते वो आ जाते और पकड़े जाते और उदय सिंह की जान नहीं बच पाती। तो इस प्रकार की सारी स्थिति का
पन्नाधाय को पता था महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिये मौजूद थे। भेदिये यानी गुप्तचर, भेद देने वाले। तो बनवीर ने जगह जगह महल में अपने आदमी नियुक्त कर रखे थे जो उसे सूचना देते थे। इस भयंकर संकट में पन्नाधाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई मां शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। उदय सिंह ने बहुत इच्छा जाहिर की कि वो भी नाच रंग में जाना चाहता है, उसे भी जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन पन्नाधाय ने उसे बिल्कुल मना कर दिया कि महल में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है। तो वो बच्चा रूठ करके रसोई घर में सो गया। कीरत नाम का बारी पन्नाधाय का भक्त था। बारी उस जमाने में उस व्यक्ति को कहा जाता था जो सफाई का कार्य करता था। तो सफाई कर्मी समझे आप इसे। वह महलों से झूठी पतले इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नाधाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए ये काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नाधाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नाधाय का एक मात्र बेटा चंदन तमाशा देखकर लौटा। अर्थात नाच रंग में वो गया था, अब नाच रंग का आयोजन हुआ था, उससे वो वापस लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे। पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया। शयन कक्ष यानी वह कमरा जहाँ सोते हैं, सोने का कमरा। तो वहीं पर उसे खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई। अर्थात माँ का ध्यान कहीं और था, कहीं और विचार थे, लेकिन इधर बच्चे को बहलाने के लिए वो कहानी भी सुना रही है। चिंताग्रस्त होती हुई उसके मन में, विचारों में कोई चिंता छाई हुई, और चिंता में डूबे डूबे अपने पुत्र चंदन को कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कह रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी नहीं कर सकती, जो पन्नाधाय ने किया वो दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ की दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रा मग्न हो गया। माँ ने जैसे ही प्यार से सुलाया, कहानी सुनाई, तो वो बच्चा अबोध यानी जिसे अभी दुनिया का पूरा ज्ञान नहीं हो, ऐसा बच्चा चंदन माँ के प्यार के साये में कहानी सुन करके वो जल्दी ही सो गया। निद्रा मग्न यानी सो जाना। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ, कभी नहीं उठ पाया। थोड़ी देर में षड्यंत्री यानी षड्यंत्र रचने वाला, साजिश रचने वाला, चाल चलने वाला, कौन? बनवीर। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। तो जैसा कि आप अभी पूर्व पाठ में, अभी थोड़ी देर पूर्व में पढ़ चुके हैं कि बनवीर के रास्ते में दो कांटे थे, एक विक्रम सिंह और एक उदय सिंह, जो उसे चित्तौड़ की राजगद्दी हासिल करने के मार्ग में कांटे की तरह चुभ रहे थे।
तो उसने विक्रम सिंह की तो हत्या कर दी, क्योंकि वो नाचरंग में गया था और उसने उसी के लिए षड्यंत्र फैला रखा था, साजिश रच रखी थी। तो वहाँ उसने विक्रम सिंह की हत्या कर दी। और उदय सिंह क्योंकि वहाँ पर गया नहीं था इसलिए वो बच गया था, और उसी की हत्या करने के लिए वो अब बनवीर खून में सनी रक्त रंजित तलवार लेकर के उदय सिंह के कमरे में या कक्ष में प्रवेश किया, घुस गया। पन्ना से कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार मां की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच, पातकी, पातकी यानी गिरा हुआ, निम्न स्तरीय इंसान, उसे बोलते हैं पातकी। तो बोली गुस्से से, अरे नीच, पातकी, अबोध बालकों की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है, अपनी प्रशंसा मानता है तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास, अट्टहास यानी जोर की हंसी, बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। अब उसमें दीनता का भाव चला गया। अब वो खूंखार शेरनी बन गई। कौन? पन्नाधाय। अब उसमें प्रार्थना, विनय, रिक्वेस्ट, वो भाव समाप्त हो गए और पन्ना का अंदर का शेर वाला रूप, शेरनी वाला रूप जाग उठा और वे कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। कटार हथियार, एक तरह का वेपन, छोटी तलवार मानो। उस कटार से लेकर के वो पूरी हिम्मत के साथ उस दुष्ट के ऊपर टूट पड़ी, यथार्थ आक्रमण कर दिया। भाग्य दुष्टों का भी साथ देता है। खूबी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी। पन्ना ने जो वार किया था वो बनवीर की बाह में लगा था, तो उसकी हाथ में लगा और क्रोध से फुफकारते उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। जैसे ही बनवीर के हाथ में कटार लगी तो उसने गुस्से में फुफकारते हुए सोए हुए बच्चे पर, जो पलंग पर सोया हुआ बच्चा था, कौन? चंदन। उदय सिंह के पलंग पर कौन सोया हुआ था? चंदन। उसने तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। मां के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। खंडहर कहते हैं टूटे हुए घर, जो पहले महल थे वो आज टूटे फूटी दशा में, उन्हें बोलते हैं खंडहर। तो वो आवाज आज भी गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी, दुलार यानी प्यार। माँ ने जिसे प्यार से सुलाया था, जिस माँ के दुलार में वो सोया था बच्चा, माँ के विश्वास में, और सोते हुए मृत्यु की गोद में सो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। वो कैसा दृश्य था, वो आज भी वैसा ही सोया हुआ है माँ के प्यार में। जीजी आगे कुछ कह न सकी, उसका गला भरा आया था, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो गई थी, अर्थात आंसू आने लग गए थे।